हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अपने इसी अध्याय 16 का ही है। और पार्ट हमने कल बताया था, हम पढ़ेंगे वनों के बारे में, वनों के प्रकारों के बारे में। इसके अलावा बेसिक कुछ चीजें हमने कल कंसल्ट कर ली हैं। तो बात करें अगर वनों के प्रकारों की कि भारत में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, कैसी क्लाइमेट, कैसी वहां की जो भौतिक विशेषताएं चाहिए। आपको पता है सभी जगह जो अपने भारत की अगर हम बात करें तो काफी सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो भौतिक विशेषताएं हों, चाहे वो जलवायु विशेषताएं हों। तो उस हिसाब से अलग अलग भौतिक और जलवायु होगी, ऊंचावच जो है वो भी जो इन वनों को प्रभावित करते हैं। तो जहां पे जिस तरीके की विशेषता होगी, भौतिक हो चाहे जलवायु विशेषता हो, वैसे ही वहां की वनस्पति, पेड़ पौधे, वृक्ष, वहां के जो जीव जंतु, मानव हैं, उनकी भी अलग से विशेषताएं मिलेंगी उस हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। तो उन सभी चीजों का, वृक्षों पे खास करके हम वनों की बात करें, वर्षा है, तापमान है, ऊंचावच है, ये इनको काफी प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। वर्षा नहीं होगी तो वहां पे कम वर्षा में, कम पानी में कैसे वृक्ष होंगे? कंटीले वृक्ष होंगे। वर्षा अधिक है, मिट्टी उपजाऊ है, सम वातावरण है, तो काफी लंबाई वाले वृक्ष हमें देखने को मिलेंगे, काफी सघन वृक्ष देखने को मिलेंगे। इधर अगर कहीं बर्फीला क्षेत्र है, तापमान 0 के रहता है, तो वहां पर आप देखोगे नुकीले वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले। भारत के किन किन हिस्सों में किस तरीके के कौन कौन से वृक्ष किस प्रकार के वनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके बारे में। तो हमारा टॉपिक है वनों के प्रकार। भारत में मुख्यतः हम देखें तो दक्षिणी जो हिस्सा है भारत का, उसके दो और समुद्र लगता है। नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, जहां पे वातावरण है वो काफी नमी युक्त रहता है, आर्द्र वहां पे जलवायु पाई जाती है। लेकिन तापमान भी अधिक रहता है, क्योंकि कौन से क्षेत्र में भारत का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो तापमान भी अधिक, वर्षा भी अधिक, ऐसे क्षेत्र। इधर हम उत्तर में देखेंगे हिमालय है, जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, जहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, जहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, माइनस में भी चला जाता है। तो वहां पर अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। वहीं भारत के पश्चिमी हिस्से में रेगिस्तान का विस्तार है, मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, वर्षा भी न के बराबर होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में भारत का मध्यमवर्ती क्षेत्र, जो ना तो अधिक वर्षा होती है ना ही कम वर्षा होती है, ऐसे भी क्षेत्र है। तो वहां पर ऐसी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमें पेड़ पौधे, वनस्पति देखने को मिलेंगे। तो हम बात करें अपने इस टॉपिक पे वनों के प्रकारों के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदाबहार वन। इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत नहीं होगा क्योंकि भारत में शीत जलवायु नहीं है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में कुछ हिस्सा आता है, ऊपरी हिस्सा जो देखें तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन जो हमेशा भरे रहते हैं, किनसे? पत्तों से या फल फ्रूट जो भी हैं। तो सदा क्या रहते हैं? हरे रहते हैं, जिसे ग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ग्रीन एवर जिसे कहते हैं। तो भारत में सदाबहार वन कैसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे? हरे भरे वृक्ष कहाँ देखने को मिलेंगे? जहां पे वर्षा क्या होगी? काफी अधिक। तो ऐसे वनों को औसतन वर्षा जहां पर 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे, हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे वर्षा क्या होती हो 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान लगभग 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उच्च तापमान वाले क्षेत्र। तो भारत में ऐसे वन कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, उन क्षेत्रों को हम देखें
तो यहाँ पे हमने क्रॉस के निशान लगा रखे हैं ऐसे ऐसे। जिस मैप में जहाँ पे ऐसे हैं वो कौन से क्षेत्र हैं? सदाबहार वन। देख लीजिए क्षेत्र, आप मैप देख लीजिए एक बार, तो आपको लिखने की फिर रटने की जरूरत नहीं है। मैप में अगर जगह का पता है, आप मैप को अच्छे से जानते हो। ये क्रॉस यहाँ पर लगा रखा है, पूर्वी हिस्सा है भारत का। कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा। अगर अरुणाचल इसको छोड़ दें, तो असम के उत्तरी हिस्से को छोड़ दें, सिक्किम को छोड़ दें, तो भारत के पूर्वी हिस्से में सदाबहार वन। इसके अलावा भारत का कौन सा तट? पश्चिम तट। ये जो क्षेत्र पश्चिम तट के आसपास सादरी वगैरह जो पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट जो है, वहां पर भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर आपको क्षेत्र पूछ ले, आप आसानी से बता दोगे। ये क्षेत्र आ जाता है कौन सा? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र। इधर पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल का तटीय क्षेत्र किसमें आ जाएगा? सदाबहार वनों में। इसके अलावा भारत में सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे द्वीप हैं, चारों ओर क्या है? समुद्र है। तो उन क्षेत्रों में भी सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये तो हो जाएंगे भारत के सदाबहार वन वाले क्षेत्र। आपको मैप में अच्छे से देखना है, स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है। मैप का पता है, स्टेट आप जानते हो मैप में यहाँ पर कौन से पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करें कि फिर ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार के वन होंगे, क्या उनकी विशेषताएं होंगी। तो आपको बता दिया, हरे भरे हर समय आपको देखने को मिलेंगे, सघन वन देखने को मिलेंगे। सूर्य का प्रकाश तक वहां तक नहीं पहुंचता, नीचे अगर हम देखें धरती तक, क्योंकि वो ऊपर से क्या रहते हैं? वनाच्छादित पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं। इनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा उन्हें, तो इनकी काफी सर्वाधिक लंबाई वाले वृक्ष हमें यहाँ को देखने को मिलेंगे। औसतन 30 से 60 मीटर तक, औसतन 30 से लेके 60 मीटर तक की ऊंचाई वाले पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सघन होने के कारण तापमान की प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते रहते हैं ऊपर निकलने की, क्योंकि अगर नीचे रह जाएंगे तो ऊपर से वन जो है वो आच्छादन हो जाएंगे, जिससे उन नीचे रहे वृक्षों को क्या नहीं मिलेगा? तापमान नहीं मिलेगा। और आपको पता है तापमान के बगैर वृक्ष नहीं बच पाएंगे, तो उनको वृद्धि के लिए तापमान की भी आवश्यकता होती है। तो ये अधिकतम ऊंचाई वाले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 30 से 60 मीटर तक औसत ऊंचाई, सघन वृक्ष। लेकिन इसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट है कि इन वनों का दैनिक जीवन में बात करें या फिर उपयोग योग्य कोई वस्तुओं की बात करें, तो उनमें इनका महत्व न के बराबर है। क्या है? न के बराबर है। सदाबहार जो वन है, वहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनका बहुमूल्य उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली लकड़ी है वो काफी कठोर होती है। क्या होती है? काफी कठोर होने के कारण वो इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो यहां पर फिर किस प्रकार के वृक्ष आप देखोगे? जैसे यहां पर मुख्यतः आयरन वुड है। याद रखना आप दो चार वृक्षों के नाम, जैसे आयरन वुड हो जाएगा, इसके अलावा रोजवुड, महोगनी, इबोनी, नारियल, बांस, रबर, बेंत, ताड़, ऐसे वृक्ष यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। कैसे क्षेत्रों में? सदाबहार वन क्षेत्रों में। जो आप देख रहे हो भारत के ये जो हिस्सा है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये पर्वतीय इलाका है जहाँ पे जो मानसून आता है वो यहाँ से टकरा के, आपको पता है मेघालय में जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिम घाट है, जिस इन घाटियों से टकरा के यहाँ पर मानसून वर्षा जो होती है, तो काफी वर्षा वाले 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। राज्य आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो वृक्ष है वो काफी ऊंचे देखने को मिलेंगे, सदा हरे भरे रहते हैं, सघन वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष आयरन वुड, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, नारियल, बांस, रबर, बेंच जैसे
हमें काफी ऊंचाई वाले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्लियर, सदाबहार वन आपके लिए भी सदा के लिए क्लियर, याद रह रहे हैं या ना रहे, पर आपको याद करने हैं, उसके बाद की बात है। अगर मेमोरी अच्छी कैचिंग पावर वाली है तो याद रहेंगे, ऐसी बात नहीं, याद हो जाएंगे आराम से, सिर्फ आप मैप को अच्छे से देखते रहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलें, तो चलो हम बात कर लेते हैं इसी के नीचे पर्णपाती वन। नाम से ही पता है, मानसूनी वन भी जिसे बोलते हैं, पतझड़ वन आपने सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे ग्रीष्म काल आती है तो अपने पत्ते क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें मानसून, क्योंकि मानसून के हिसाब से ये व्यवहार करते हैं। पर्णपाती अपने पत्तों को क्या करते हैं, गिराते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं जैसी वर्षा ऋतु आती है। तो पर्णपाती वन या मानसूनी वन उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती हो, जहां औसतन वर्षा कितनी हो, 100 से 200 सेंटीमीटर। सदाबहार वनों के लिए 200 से अधिक, लेकिन पर्णपाती या मानसून या पतझड़ी वनों के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, पर्णपाती वन या मानसूनी या पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। तो भारत में ऐसे क्षेत्र कहां मिलेंगे, देखो 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो जरूर उसके पड़ोस में 100 सेंटीमीटर तो हो रही होगी, है कि नहीं। मतलब जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा है तो उसके आसपास वाले इलाके में लगभग आप मान के चलें कि उसके आसपास ही आपको वर्षा देखने को मिलेगी। तो इसी के अंदर वाले हिस्से जहां पे 200 सेंटीमीटर सदाबहार वन थे, तो ये भारत का जो हिस्सा है लगभग मध्यम हिस्सा, ये मान लीजिए आप, ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, वहां पर आपको वन देखने को मिलेंगे। कौन से, पर्णपाती या मानसूनी या पतझड़ी वन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। का भारत में सर्वाधिक विस्तार वाला क्षेत्र, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए, आपको इस मैप में भी दिख रहा है सर्वाधिक हिस्सा इसी क्षेत्र का, जो प्लस प्लस के मार्क लगाए हुए हैं। इसके अलावा इन वनों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में, और वो 2 भाग कर दिए जाते हैं वर्षा के आधार पर, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर इतने सारे क्षेत्र में एक जैसी जलवायु, एक जैसी वर्षा संभव नहीं है। तो इनको 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो शुष्क पर्णपाती वनों में बांट देते हैं और एक बांट देते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां वर्षा क्या हो 70 से लगभग 120 सेंटीमीटर तक होती हो। आर्द्र पर्णपाती वन आपको उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां वर्षा 120 से क्या होती हो, 200 सेंटीमीटर तक होती हो, जहां वर्षा क्या होती हो, 120 से 200 सेंटीमीटर तक। ये याद रखें, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, इनके आसपास ये क्षेत्र आर्द्र पर्णपाती वनों वाले हो जाएंगे। जैसे ही अंदर की साइड जाएंगे तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, तटों से दूर जाएंगे तो कम होती जाएगी, तो ये क्षेत्र आ जाएंगे अपने शुष्क पर्णपाती वनों में। ये याद रखें। राज्य आपको बताने की जरूरत नहीं है, देखोगे तो कौन से, जैसे यहाँ पर पंजाब हरियाणा का हिस्सा कुछ, यूपी है, बिहार है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनके हिस्से इसमें आ जाते हैं। फिर इनकी विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुमूल्य या इमारती जो लकड़ियां हमें प्राप्त होती हैं, फर्नीचर जिससे तैयार किया जाता है, इस तरीके की सभी तरीके की बहुमूल्य या उपयोगी लकड़ियां हमें किन वनों से मिलती है, ज्यादातर पर्णपाती वन या मानसूनी वनों से प्राप्त होती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हमारे लिए काफी उपयोगी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका औद्योगिक उपयोग भी किया जा रहा है। हमारे दैनिक जीवन की जो सामग्री जो चीजें बनाई जाती हैं, जो इमारतों में, जो हम भवनों में जो लकड़ियां काम में लेते हैं, वो इन्हीं वनों से ज्यादातर प्राप्त होती हैं। तो काफी उपयोगी वन है। कौन से, पर्णपाती या पतझड़, सर्वाधिक विस्तार वाले क्षेत्र इन्हीं वनों का। वर्षा आपको बता दिए 100 से 200 सेंटीमीटर। क्षेत्र आपको पता ही है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से आप सोच के देखिए उन चीजों को। मैप एक बार आप अपने दिमाग में सेट कीजिए।
तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वृक्ष, फिर ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं। देखो हम ज्यादातर हम कोई चीज बनाते हैं तो यूं चाहते हैं कि शीशम या सागवान की लकड़ी हो, तो काफी हल्की लकड़ी होती है, काफी उपयोगी लकड़ी होती है शीशम या सागवान जिसे बोलते हैं। तो शीशम है, देखो यहाँ पर हमने एक ट्रिक लिख रखा है, चंदन रोज शीशा, कि चंदन रोज क्या देखता है, शीशा देखता रहता है पूरे दिन। चंदन रोज क्या देखता रहता है, शीशा देखता रहता है। ऐसा क्या देखता है शीशे में कि मैं कितना मोटा हो गया हूं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में आपको पता है तो आम है, आंवला है, जामुन है, जैसे फ्रूट जो है वो वृक्ष भी यहाँ पर है। तो ये हो सकता है कि जामुन वगैरह या आम वगैरह काफी ज्यादा खाता होगा, इसलिए रोज रोज अपने आप को देख रहा होगा। तो ये भी याद रखें, यहाँ पर आम, आंवला, जामुन जैसे वृक्ष, चंदन के वृक्ष, रोजवुड, शीशम, सागवान और साल भी हो सकता है, सा से सागवान, साल। तो ये भी आप याद रखें, चंदन रोज क्या देखता है, शीशा देखता है, क्योंकि वो क्या खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, आम वगैरह, जामुन वगैरह, आंवला वगैरह। तो दो चार नाम आपको याद रखने, आसानी से याद रह जाएंगे। कैसे याद रखोगे? तो चंदन क्या खाता है रोज रोज, जामुन, आम, आंवले वगैरह खाता है। कौन खाता है? चंदन। चंदन के वृक्ष रोजवुड, शीशम, साल, सागवान, ये वृक्ष इस क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? पर्णपाती वन, भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र, सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र, बहुमूल्य उपयोगी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए। क्लियर? चलो आगे अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। तीसरा आ जाता है अपना मरुस्थलीय वन। तो आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मरुस्थलीय वन कहां मिलेंगे। भारत का जो पश्चिमी मरुस्थलीय हिस्सा है, राजस्थान में जिसका अधिकांश विस्तार, उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ हिस्से, कौन से? पश्चिमी हिस्से में। तो ये क्षेत्र हमने जो लाइनिंग कर रखी है सीधी, ये हिस्सा कौन सा है? मरुस्थलीय वन या शुष्क वन इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेंगे। शुष्क वन भी बोल सकते हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे वर्षा क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर ऐसे वनों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। तापमान 30 से 35 डिग्री उच्च तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन क्षेत्र पूछ लिया जाए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी अधिकांश क्षेत्रों में। शुष्क वन भी है। ऐसे शुष्क वन, कुछ शुष्क आंतरिक भारत के हिस्सा जो है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो आंतरिक हिस्सा है, वहां पर भी वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो वहां पर भी इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। क्या होने के कारण? वर्षा न होने के कारण, शुष्क जलवायु होने के कारण इन क्षेत्रों में भी इस मरुस्थलीय जैसे वन हमें देखने को मिलेंगे। तो वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, तापमान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। इसके अलावा राज्य आपको पता ही है कि यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो हमें बताने की जरूरत नहीं, हम आसपास कैसे वृक्ष देखते हैं। खेजड़ी है, किक्कर है, बबूल जिसे बोलते हैं, खेर है, खेजड़ी हो गया जिसे हम जांटी या समी जो भी बोलते हैं, तो वो। इसके अलावा काफी सारे वृक्ष हम देखने को मिलेंगे, बेर, झाड़ियां जिसे, तो काफी सारे, नागफनी है, केक्टस है, ऐसे वृक्ष हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो इन वृक्षों को भी याद रखें, दो चार अपने एग्जाम्पल के रूप में। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, औसत तापमान 30 से 35 डिग्री के लगभग। वृक्ष अगर देखें तो मुख्यतः कौन से हो जाएंगे? खेर, खेजड़ी, बबूल, इसके अलावा नागफनी, केक्टस, ये वृक्ष हमें आमतौर पर हमारे आसपास इस मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? तीसरा मरुस्थलीय वन। पर्णपाती वनों में हम एक दो वृक्षों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक महुआ और जो तेंदु, ये भी वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो बहुमूल्य उपयोग जिनका किया जाता है। महुआ जिसे हम कहते हैं, महुआ का जो वृक्ष है उसे आदिवासी या भीलों का क्या कहा जाता है? क्लफ वृक्ष कहा जाता है। एक फैक्ट याद रखना, महुआ जो वृक्ष है उसे भीलों का क्लफ वृक्ष कहा जाता है। इसके अलावा महुआ के वृक्ष से देसी शराब भी बनाई जाती है।
क्या बनाई जाती है, महुआ के वृक्ष से देसी शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इससे डिटर्जेंट जो उद्योग हैं, साबुन वगैरह, तेल ऑयल वगैरह जो बनाते हैं, उन उद्योगों में भी महुआ के वृक्षों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और तेंदू के पत्ते से आपको पता है क्या बनाई जाती है, बीड़ी। क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाने में काम आते हैं। तो ये सारे उपयोग भी आप इन वृक्षों के अलग से याद रखना। तो हम 3 टॉपिक कंप्लीट, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन। 2 रह जाते हैं, पर्वतीय और ज्वारीय वन। यहाँ पे वर्षा का इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां की जो कंडीशन है। जैसे पर्वतीय वन है तो आपको पता है पर्वतों पे जैसे जैसे जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। ऊंचाई के साथ साथ हमेशा तापमान में क्या आती है, कमी आती है। तो जैसे ही आप ऊंचाई पे जाओगे तापमान में कमी आएगी, तो जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर असर होगा। तापमान क्या करता है, काफी प्रभावित करने वाला कारक है। जलवायु जो है वो मेन पॉइंट है किसी भी चीज के, अगर गुण है उनकी विशेषताओं को प्रभावित करने के लिए। तो आप पर्वतीय वन जो है वो कहां पर, भारत में दक्षिणी हिस्सा, जो अपना कर्नाटक, तमिलनाडु, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, वो क्षेत्र हो सकता है। जहां पे इधर उत्तरी भारत में हिमालय क्षेत्र, जैसे जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम वगैरह में किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, आपको पर्वतीय वृक्ष देखने को मिलेंगे। कैसे वृक्ष, पर्वतीय वृक्ष मिलेंगे। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर वृक्षों की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगी, अलग अलग वृक्ष देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर ये क्षेत्र हो जाएंगे। पर्वतीय वृक्षों में मुख्य वृक्ष जो है वो आप देखोगे, जैसे बर्च आपने नाम सुना होगा, जूनिपर नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा चीड़ है, यहाँ पे हमने लिख रखा है सोनेरेटा है, लाइकेन है, मेपिल है, देवदार है। ये सारे के सारे, बच्ची सलामदे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बर्च, चीड़, सोनेरेटा, लाइकेन, मेपिल, देवदार, ये वृक्ष हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आप देखते होंगे इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे, जहां बर्फीला क्षेत्र होगा वहां पर आपको इस तरीके के वृक्ष देखने को मिलेंगे, ऊपर से शंकु के आकार के। क्योंकि जैसे ही बर्फ गिरती है इनके ऊपर, तो वो इस आकृति के वृक्ष होने के कारण बर्फ इनसे फिसल के क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, और अपने आप को ये क्या रख पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। तो इसे अनुकूलन भी कहा जा सकता है, अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से तैयार कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे अपने कौन से, शंकुधारी वन भी कहा जा सकता है। कैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे आपको, बर्फीले क्षेत्रों में, शीत क्षेत्रों में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये वन हो जाएंगे। भारत का कौन सा हिस्सा, उत्तरी पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र। इसके अलावा दक्षिण में नीलगिरी और अनामलाई की पहाड़ियां हैं, वहां पर इस तरीके के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलेंगे। पर्वतीय वन क्या याद रखना है, सिर्फ उनके वहां के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से, उनको आप याद रखोगे। फिर हम चलते हैं ज्वारीय वनों में। ज्वारीय वन, दलदली वन भी इन्हें कहा जाता है, मैंग्रोव वन इन्हें कहा जाता है। याद रखें, ज्वारीय वनों को ही दलदली या मैंग्रोव वन कहा जाता है। ज्वारीय वन या ज्वार नाम से आपको पता चलता होगा, तटीय जो क्षेत्र है, समुद्री आसपास जो ज्वार भाटा आता है, उसी से इनका नाम पड़ा ज्वारीय वन। दलदली क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा वाला क्षेत्र क्या होगा, गादनुमा कीचड़ युक्त क्षेत्र होगा, दलदल होगा वहां पर। मैंग्रोव क्यों कहा? क्योंकि वहां की मुख्य वनस्पति है मैंग्रोव वृक्ष जो पाए जाते हैं वहां पर, इसलिए उनको मैंग्रोव भी नाम उनका दिया जाता है। तो ज्वारीय वन, दलदली और मैंग्रोव वन है, वो किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, उन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जहां पर दलदल युक्त मिट्टी है। तो वो क्षेत्र हो सकते हैं खास करके डेल्टाई क्षेत्र, जो नदी समुद्र में अपना जल उड़ेलती हैं, वहां पर जो डेल्टा का निर्माण किया जाता है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में ज्यादातर आपको जो वृक्ष या जो वनों के प्रकार देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार के होंगे, ज्वारीय। जैसे भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जहां पर सुंदरवन डेल्टा जिसका नाम है, जिसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है, तो वहां पर इस प्रकार के ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं।
सुंदरी वृक्ष वहां पर देखने को मिलता है, इसी कारण उसका नाम सुंदरवन रखा गया। तो वो हो जाएंगे। इसके अलावा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं वो अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं पूर्वी तट पर। तो उन महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में हमें किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे? ज्वारीय या दलदली वन देखने को मिलेंगे। ये वन इन तटीय इलाकों के लिए बहुत मुख्य हैं। इनका क्या महत्व है कि ये क्या करते हैं, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं वो इन वनों से, क्योंकि ये वनस्पतियां क्या होती हैं यहाँ पे छोटी मोटी जो नीचे वो इनके घास फूस या फिर इन झाड़ी नुमा इतनी सघन होती हैं कि चक्रवात के कारण जो लहरें यहाँ आके टकराती हैं, इन वनों से टकरा के उनका वेग क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जिसका इससे तटीय अंदरूनी हिस्सा है वो इनसे सुरक्षित रह पाता है। नॉर्मल जो अगर वेग है तो इन चक्रवातों का, तो वो तो यहाँ आके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर वेग काफी ज्यादा है तो इनसे काफी प्रभावित होता है, इनके टकराने की वजह से उनकी गति काफी कम हो जाती है, जिससे ये लोग उनकी जो प्रचंडता है उनसे काफी हद तक बच पाते हैं। ये भी इन लोगों के लिए काफी अहम है, इन तटीय क्षेत्रों के लिए। कौन से वन? मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर वृक्ष आपको मैंग्रोव वन या दलदली जो ज्वारीय वन है वो किस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे? मुख्यतः यहाँ पर आपने मैंग्रोव जो सुना अभी, इसके अलावा काफी सारे जलीय क्षेत्र है, तो नारियल वगैरह, बांस, बेत वगैरह आपको देखने को, सुंदरी वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। कौन सा? ज्वारीय वन या दलदली वन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? खासकर तटीय क्षेत्रों में जहां पर नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, भारत के उन सभी स्थानों पर आपको ज्वारीय या दलदली वन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपने वनों के प्रकार कंप्लीट होते हैं। आपको याद रखना है, वर्षा को अगर देखें तो 3 देखे थे। सदाबहार वन जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, पर्णपाती वन जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनको आर्द्र और शुष्क 2 भागों में बांटा, 70, 120, 120 से 200। मरुस्थलीय वन जहां पे औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है ऐसे क्षेत्रों में। इसके अलावा पर्वतीय वन जहां पे पर्वतीय क्षेत्र भारत के उत्तरी हिस्से में, उत्तर पूर्व में हिमालय का विस्तार, वहां पर पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। वनों के आपको उदाहरण याद रखने हैं, मुख्य वृक्ष कौन कौन से वो आपको जरूर याद रखना है। ज्वारीय वन जहां नदियां डेल्टा बनाती हैं, जो तटीय इलाका है उन क्षेत्रों में आपको ज्वारीय या दलदली या मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। तो ये भारत के सभी वनों के प्रकार आप याद कर लीजिए इसमें। इसके अलावा भारत इस वनों के वाले पॉइंट में हमने देखा वनों के विनाश के कारण इनका उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, तो वो चीजें आपको शायद यहाँ करवाने की जरूरत नहीं है। वनों का क्या उपयोग है, वन विनाश के क्या कारण है, उनको वर्दी या बढ़ावा कैसे किया जा सकता है, तो आप अच्छे से जानते हो। आपको पता है जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा है तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी तो वनों को काटा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वन क्षेत्रों में अपने आप कमी, जनसंख्या बढ़ रही है, निर्माण कार्य बढ़ेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि होगी, निर्माण कार्य चाहे किसी भी तरीके से ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, आप रेल परिवहन ले लीजिए, रेल पटरी बिछानी पड़ेगी तो जंगलों को काटना पड़ेगा, सड़क बनाएंगे तो ऐसा होगा, नहर बनाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, भवन बनाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे तो वनों का क्या किया जाएगा, विनाश किया जाएगा। तो जैसे जैसे मानव की संख्या वृद्धि होगी, जरूरतें बढ़ेंगी तो किसी ना किसी प्रकार की अगर कोई अन्य चीज निर्माण कार्य स्थापित होगा तो वनों का क्या होगा, विनाश किया जाएगा। तो ये एक विनाश के कारण इनसे रिलेटेड अगर उनमें हमें उपाय करने, सुधार करने, वनों में वृद्धि करनी है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। सर्वप्रमुख किसी तरीके से वनों में वृद्धि करने के लिए जो भी क्षेत्र है या फिर अपना जो निजी क्षेत्र है वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाए जाएं। इसके लिए ये तय किया गया जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें 65% भाग पे, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे 25 जो धरातलीय क्षेत्र है वहां पे 25% हिस्से पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। क्या तय किया गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कृषि बहुत कम होती है इसलिए वहां पर ज्यादा क्षेत्र कर दिया जाए, और जो धरातलीय क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयोगी है वहां पर 25% भाग पे वन होने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। भारत में अगर देखें प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम जो है, भारत का जो मिजोरम है वहां पे सर्वाधिक वन प्रतिशत है,
और हरियाणा है वहां पे सबसे कम वनों का प्रतिशत है। तो आप इससे स्पष्ट हो रहा है मिजोरम आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र है, वन वहां पे ज्यादा है। हरियाणा जहाँ पे कृषि क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो वनों को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया पूर्णतः। तो सबसे कम वन प्रतिशत हरियाणा में, जबकि सर्वाधिक भारत में वन प्रतिशत राज्य की बात करें तो मिजोरम। अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो भारत के मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों में सर्वप्रथम कौन है, मध्य प्रदेश। जबकि प्रतिशत देखा जाए, क्योंकि मिजोरम का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से बहुत ही कम है, तो ये हरियाणा के क्षेत्रफल में भी हरियाणा कम है। प्रतिशत की बात करें तो हरियाणा को आंकेंगे हम, तो ये भी आप याद रखें भारत में वनों के विस्तार को लेकर। तो आज के अपने इस टॉपिक में यही इतना ही, और कल हम अगला जो अपना फैक्ट जो भी होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी है वनों के विनाश के कारण या फिर इनका महत्व, वो आप पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ 2-4 लाइनें देखनी है, और वैसे ही पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में इस तरीके के उपयोग देखते रहते हो, कैसे बढ़ावा दे सकते हो वो अपने सुझाव आप जरूर लिखें। कोई जरूरी नहीं कि बुक में नोट किया वही आप मेंशन करें अपनी कॉपी में। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।